हमारे चैनल बुक्स न्यूज़ और इवेंट्स में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री से एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जो अपने आप में बहुत ही यूनिक है और इतनी यूनिक है कि ऐसा दूसरा कोई एग्जाम्पल हिस्ट्री में देखने या सुनने को नहीं मिलता। आज हम मिडीवल टाइम के एक ऐसे युद्ध की बात करने जा रहे हैं जिसमें ब्रेवरी है, लॉयल्टी है, लेकिन कहानी के एंड में एक बहुत ही यूनिक ट्विस्ट है। कहानी उस लड़ाई की है जो जर्मनी में लड़ी गई, लेकिन उस लड़ाई में ना तो कोई मरा ना ही कोई घायल हुआ और उस युद्ध में भाग लेने वाली सभी महिलाएं थी। जी हाँ, बात करते हैं सीज ऑफ विंसबर्ग की। आज की हमारी कहानी शुरू होती है 12th सेंचुरी के मिडीवल यूरोप से। यह वह वक्त था जब रोमन एम्पायर एक बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा था। रोमन रूल धीरे धीरे वीक होता जा रहा था और अपनी इस कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए रोमन्स ने रूल करने की एक नई अप्रोच को अडॉप्ट किया था। रोमन्स ने बहुत सारे प्रोविंसेस और रॉयल्टीज यानी राज परिवारों को रिकॉग्निशन देकर उन्हें अपने रूल में इंडक्ट कर लिया था। ये प्रोविंसेस और रॉयल्टीज अपनी टेरिटरी में अपने अकॉर्डिंग रूल करने के लिए फ्री थे। रिकॉग्निशन की कंडीशंस के अनुसार रोमन आर्मी उन पर अटैक नहीं करेगी, पर बदले में ये रिकॉग्नाइज्ड एंटिटीज यानी प्रोविंसेस और रॉयल्टीज रोमन्स को एक टैक्स पे करेंगे। रोमन्स किसी एक्सटर्नल थ्रेट या अटैक की सिचुएशन में आर्मी और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएगी, और अगर रॉयल्टीज या प्रोविंसेस आपस में किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो रोमन तब तक इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक या तो दोनों एंटिटीज इसकी रिक्वेस्ट ना करें या जब तक रोमन्स को ये ना लगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल स्टेबिलिटी के लिए कोई खतरा है। ये अप्रोच शुरू में तो काफी सक्सेसफुल रही, पर जल्दी ही नॉर्दर्न यूरोप में 1 डजन से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड एंटिटीज ने जन्म ले लिया। सब कुछ ठीक चलता रहा और इसने कुछ सालों तक रोमन एम्पायर को और मजबूत भी किया, जिसका एक कारण था कि रॉयल फैमिलीज में आपस में मैरिजेस होने लग गई थी और धीरे धीरे सारी रॉयल्टीज एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट हो गई थी। आज भी यूरोप की सारी रॉयल फैमिलीज एक दूसरे से इसी वजह से कनेक्टेड पाई जाती हैं। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन और रॉयल फैमिली ऑफ रशिया, जिसके रूलर को जार कहा जाता था और जिसका शासन 1918 में खत्म कर दिया गया था, दोनों एक ही ब्लड लाइन से आते हैं। खैर, अपनी कहानी पर वापस चलते हैं। जैसा हमने कहा कि शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, पर धीरे धीरे रॉयल्टीज में ही डिफरेंट फ्रैक्शंस पैदा होने लग गए। ये नए ग्रुप या ये नए फ्रैक्शंस ज्यादातर वे रॉयल्टीज थे जो पैदा तो रॉयल फैमिली में हुए थे, पर उन्हें कहीं का रूल नहीं मिला था। इसकी बहुत सारी वजहें थी, जिसमें सबसे कॉमन थी रॉयल फैमिली में बहुत सारे बच्चे होना, जिससे हर किसी को एस्टेट तो नहीं मिल सकता था, या किसी एग्रीमेंट के चलते रॉयल फैमिलीज अपनी टेरिटरी को शेयर कर देती थी या दूसरी रॉयल फैमिलीज को दे देती थी। वजह कुछ और भी थी और इसीलिए धीरे धीरे ऐसे ग्रुप्स बढ़ने लग गए जो रॉयल रूल को चैलेंज करते थे, और ये चैलेंज रॉयल फैमिलीज के अंदर से ही आ रहे थे। आगे चलकर ये चैलेंजेस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में बदल गए और एक समय तो ऐसा आया कि जब पूरा मिडीवल यूरोप किसी न किसी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ था। ऐसा ही कुछ हुआ जर्मनी की एक प्रिंसिपैलिटी में जिसका नाम है विंसबर्ग, जो आज के बैडन विटनबर्ग का हिस्सा है। बात ईयर 1140 की है। रोमन एम्पायर एक्सपेंड करता हुआ आज के यूनाइटेड किंगडम यानी यूके तक जा पहुंचा था। पूरा जर्मनी भी रोमन एम्पायर के अंडर आता था और इतने बड़े एरिया को डायरेक्टली रूल करना बहुत मुश्किल था, और साथ ही रोमन्स को एक्सटर्नल चैलेंजेस का भी काफी डर था। ऐसे में जैसा आपको पहले बताया गया कि रोमन्स ने बहुत सारी रॉयल फैमिलीज को रिकॉग्नाइज कर लिया था और वे रॉयल फैमिलीज बहुत सारी एस्टेट्स पर राज करती थी, और विंसबर्ग इन्हीं एस्टेट्स में से एक थी। विंसबर्ग होली रोमन एम्पायर के किंग लोथे II की एस्टेट थी। लोथे का जर्मनी में कुछ खास दबदबा नहीं था और अपने डोमिनेंस को मजबूत करने के लिए उन्होंने जर्मनी की दूसरी रॉयल फैमिलीज की सपोर्ट की जरूरत थी। ऐसे में उनकी मदद के लिए सामने आए हेनरी 9th ऑफ बवारिया। हेनरी 9th ने इस सपोर्ट के लिए लोथे के सामने एक कंडीशन रखी, और वो कंडीशन यह थी कि लोथे को अपनी बेटी की शादी हेनरी 9th के दूसरे नंबर के बेटे हेनरी द प्राउड से करनी होगी। लोथेर को लोकल रॉयल फैमिलीज की सपोर्ट हासिल नहीं थी, इसलिए उन्होंने हेनरी 9th की इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया, यह सोचकर कि कम से कम एक रॉयल फैमिली तो उनकी सपोर्ट में आएगी। इसके बाद सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। लोथे की बेटी गर्ट्यूड की शादी हेनरी 9th के बेटे हेनरी द प्राउड के साथ हुई। सब कुछ ठीक चलता रहा, पर लोथे को अपने जीवन काल में किसी और जर्मन रॉयल्टी की सपोर्ट हासिल नहीं हुई। हालांकि कभी किसी रॉयल्टी ने लोथे की किंगशिप को चैलेंज भी नहीं किया। ईयर 1137 में लोथे की डेथ हो गई और विंसबर्ग की रॉयल एस्टेट हेनरी द प्राउड के पास आ गई।
हेनरी वेल्फ डायनेस्टी यानी वेल्फ राजवंश से संबंध रखते थे, वहीं एक दूसरी डायनेस्टी यानी राजवंश था जो इसका कट्टर विरोधी था, जिसका नाम था होहेनस्टाफेन। होहेनस्टाफेन ने लोथे की डेथ के बाद बने पॉलिटिकल लैंडस्केप के मौके का फायदा उठाते हुए हेनरी द प्राउड के विंसबर्ग के क्लेम को चैलेंज कर दिया। होहेनस्टाफेन की तरफ से कोनार्ड द थर्ड ने अपना क्लेम प्रेजेंट किया। लोथे को क्योंकि रॉयल सपोर्ट हासिल नहीं थी, इसलिए लोथेर की एस्टेट को बचाने के लिए भी किसी भी रॉयल्टी ने हेनरी द प्राउड का साथ नहीं दिया, बल्कि रॉयल्टीज ने ओपनली कोनार्ड द थर्ड का सपोर्ट कर दिया। कोनार्ड को इससे काफी मॉरल सपोर्ट मिला, बल्कि उसे यह भी समझ आ गया कि अगर वो विंसबर्ग पर अटैक करता है तो उसे आर्मी सपोर्ट भी मिलेगी। इसी प्लानिंग के चलते कोनार्ड ने 1140 में विंसबर्ग पर अटैक कर दिया। उसकी एक्सपेक्टेशन ठीक रही और लोकल प्रिंसेस ने भी उसका साथ दिया। उसके पास देखते ही देखते एक बड़ी आर्मी इकट्ठी हो गई। कोनार्ड ने दिसंबर 1140 में विंसबर्ग शहर के बाहर डेरा डाल लिया। शहर के अंदर और बाहर सबको यह बात समझ में आ गई थी कि अगर वहां कोई युद्ध या बैटल होता है तो विंसबर्ग को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उधर जब हेनरी द प्राउड को इसके बारे में पता चला तो उसने कुछ और रॉयल फैमिली से बात करने की कोशिश की, पर उसे कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। विंसबर्ग की डिफेंस फोर्स हेनरी के आने या उसके किसी मैसेज का वेट करती रही, पर हेनरी किसी भी फैसिलिटी को अरेंज करवाने में सफल नहीं रहा। कोनार्ड ने बैटल या सरेंडर करने का मैसेज विंसबर्ग को भेजा, जिसके जवाब में विंसबर्ग ने बैटल को चुना। अब युद्ध लगभग तय था। विंसबर्ग में मौत दस्तक दे चुकी थी। सेना के जवान अपनी शहादत के लिए तैयार थे। युद्ध से एक रात पहले विंसबर्ग की लेडीज का एक ग्रुप कोनार्ड से मिलने उसके बैरक में गया। उन्होंने कोनार्ड से युद्ध ना करने की अपील की, जिसे कोनार्ड ने ठुकरा दिया। कोनार्ड का आर्गुमेंट यह था कि जब मैंने सरेंडर का ऑप्शन दिया था तब आपने उसे क्यों रिजेक्ट कर दिया। लेडीज बार बार रिक्वेस्ट करती जा रही थी, पर कोनार्ड ने उनकी सब रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। आखिर में कोनार्ड का दिल थोड़ा पसीजा और उसने लेडीज को एक ऑप्शन दिया कि विंसबर्ग की लेडीज युद्ध से पहले जो सामान ले जाना चाहती हैं वे उसे लेकर शहर से जा सकती हैं, पर कंडीशन यह होगी कि वो सामान को अपने हाथ पर या अपने कंधों पर ही उठाकर ले जा सकती हैं। वो किसी हॉर्स कार्ट या किसी और तरह की वैगन का यूज नहीं कर सकती हैं। कोनार्ड ने इस तरह युद्ध में होने वाली बच्चों और औरतों की कैजुअलिटी को टालने की कोशिश की थी। इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए कोनार्ड ने युद्ध यानी वॉर को एक दिन के लिए और टाल दिया। अगले दिन सुबह कोनार्ड ने शहर से आने वाले रास्तों पर अपने सैनिक खड़े कर दिए, जिनका काम इस बात पर नजर रखना था कि कोई हॉर्स कार्ट या वैगन का इस्तेमाल न हो। पर जो कुछ सैनिकों ने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब यह खबर कोनार्ड तक पहुंची तो वह भी यह देखने बाहर आया कि आखिर माजरा क्या है, और जो कोनार्ड ने देखा उसे देखकर तो उसके भी होश उड़ गए। विंसबर्ग की महिलाएं अपने कंधों पर अपने पतियों को उठाए चली आ रही थी। कोनार्ड को कुछ बोलते नहीं बन रहा था। ये वही महिलाएं कोनार्ड के पास आई और बोली, हिज हाइनेस, हमने आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली किसी कार्ट या हॉर्स वैगन का यूज नहीं किया है। हमें उम्मीद है कि आप भी अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। कोनार्ड ने इस पर हंसकर कहा कि अगर रूलर ही अपने वर्ड्स की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो रूलर की रिस्पेक्ट कौन करेगा, और वैसे भी इतनी बहादुर महिलाओं का सम्मान तो सबको करना चाहिए। इतना कहकर कोनार्ड ने अपनी आर्मी को पीछे हटा लिया और महिलाओं को लॉयल वाइफ्स ऑफ विंसबर्ग कहकर संबोधित किया। इस तरह इन लेडीज की सूझबूझ ने न सिर्फ एक वॉर को रोक दिया बल्कि कोनार्ड से अपना एस्टेट भी बचा लिया। विंसबर्ग के लोगों को यह भी समझ आ गया कि हेनरी द प्राउड से अच्छा रूलर तो कोनार्ड ही है, क्योंकि उसने जो कैरेक्टर शो किया था वो हेनरी से तो काफी बेहतर था। क्योंकि हेनरी ने विंसबर्ग को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उसने विंसबर्ग को कोई मैसेज तक पास नहीं किया। इसके बाद जो हुआ वो और भी अनप्रेसिडेंटेड था। विंसबर्ग की महिलाओं ने यह फैसला किया कि वो विंसबर्ग को कोनार्ड की प्रिंसिपैलिटी में शामिल कर लेंगी, और इस तरह एक युद्ध बिना किसी कैजुअलिटी के खत्म हुआ। इतिहास में ऐसे बहुत कम इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं जब इतनी सूझबूझ के साथ किसी युद्ध को लड़ा जाए या उसको हैंडल किया जाए, लेकिन विंसबर्ग की महिलाओं ने जो किया वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था। आपके पास भी अगर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो हमसे शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।